आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले अगर चैप्टर देखें हम तो ये सेकंड चैप्टर आपका होगा वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस फॉर्मूला। देखिए, वैद्युत फ्लक्स और गाउस फॉर्मूला जानने के लिए यह जरूरी है कि हम दो तीन चीज़ें, बेसिक चीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। देखिए, एरिया वेक्टर क्या है? आप जानते हैं कि किसी चीज़ का, किसी वस्तु का जो एरिया होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल वेक्टर यानी किसी वस्तु के एरिया को, क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे कि वेक्टर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में इसमें क्या है कि किसी समतली क्षेत्रफल अगर है, किसी समतल का क्षेत्रफल है, तो उसमें क्या होगा कि परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी हमको ज्ञात होती है। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है और इस बोर्ड का अपना क्षेत्रफल होगा, इस पृष्ठ का अपना कोई क्षेत्रफल होगा। तो यह क्षेत्रफल जो है यह एक दिशा में कार्य करेगा, इस क्षेत्रफल की एक दिशा होगी। वह दिशा कौन सी होती है? तो इसके तल पर यानी कि इस पृष्ठ के तल पर बाहर की ओर खींची जाने वाली जो लंब रेखा होती है, ऐसे अगर कह दें कि इसके पृष्ठ पर यह लंब रेखा अगर डाल दिया जाए तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि यह जो तल है, यह बोर्ड जो है, इस बोर्ड के क्षेत्रफल जो वेक्टर होगा या इसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह इस दिशा में कार्य करेगा। यानी तल के लंबवत खींची जाने वाली, बाहर की ओर खींची जाने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लें कि कोई तल है और ये कह दें कि यह एक तल है, एक पृष्ठ है और जिसका क्षेत्रफल क्या है कि ए है। ठीक। अब इस क्षेत्रफल ए को हम वेक्टर के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके पृष्ठ पर बाहर की ओर खींची जाने वाली जो लंब रेखा है, यहाँ से हम ऊपर की ओर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो है ये वेक्टर ए को व्यक्त करेगा, इस दिशा में वेक्टर ए होगा, जिसमें से यह ए इस तल का, इस पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है और एकांक वेक्टर n कैप से इसकी दिशा को हम व्यक्त करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर ए इंटू n कैप, जिसमें से a जो है यह क्षेत्रफल का परिमाण है, इस सतह का क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल का क्या होगा, परिमाण होगा, और एकांक वेक्टर n जो होगा इस क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करेगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह पृष्ठ के लंबवत, किसी वस्तु का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा उस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर कार्य करेगा। ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे घन कोण के बारे में। सॉलिड एंगल जो है घन कोण। घन कोण देखिए किसे कहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई गोलीय पृष्ठ है और उस गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बना जो कोण होता है उसको हम घन कोण कहते हैं। जैसे फुटबॉल आप देख रहे हैं, फुटबॉल ले लीजिए और फुटबॉल का जो बाहरी पृष्ठ होता है उस संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो बना कोण होगा उसको हम घन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कोई गोलीय पृष्ठ है और इसका केंद्र ये हो जाएगा, यह केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है। तो इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पे बना कोण जो होगा वो घन कोण होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है, किसी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या जो है या किसी गोले की जो त्रिज्या होती है हमेशा उसके पृष्ठ पर लंब रेखा होती है। ठीक है। हमेशा क्या होगा कि यह त्रिज्या, इसका जो यह बाहरी पृष्ठ है इस पर क्या होगा, लंब रेखा होगी। आप कहीं से भी इसको अगर आप मिला दें तो यहाँ से अगर इसको आप मिला दें तो इस पृष्ठ पर ये मिलाने वाली जो रेखा होगी यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी इस पृष्ठ पर क्या होगी, लंब रेखा होगी। ठीक है। तो हम इसके संपूर्ण पृष्ठ के कारण गोले पे बना केंद्र पर बना घन कोण की गणना करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस गोलीय पृष्ठ के जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, इसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक भाग इसका जो है ये रेक्टेंगल है, इसका एक भाग ये है और इस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा
यह डी ए क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत इस दिशा में कार्य करेगा। ये डी ए का क्षेत्रफल जो है इस दिशा में कार्य करता है, ठीक है। और यह क्षेत्रफल यानी कि इस अल्पांश का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे और इसके एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल जो होगा यह डी ए होगा, जो इसके पृष्ठ पर लंबवत होगा यानी त्रिज्या के दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। अब इस अवयव के कारण, इस पृष्ठ के अवयव के कारण ये डी ए जो क्षेत्रफल है, इस डी ए के कारण गोले के केंद्र पर बना जो कोण है, ये अगर कहते हैं इसको मिला दिया जाए इसके केंद्र से और इसको मिला दिया जाए इससे, तो यह जो कोण बनता है इसके बीच में, इसको हम कहते हैं डी ओमेगा, यानी इस अल्पांश के क्षेत्रफल डी ए के कारण गोले के केंद्र पर बना जो घन कोण है वो डी ओमेगा है, ठीक है। इस अल्पांश के क्षेत्रफल डी ए के कारण इस गोले के केंद्र पर बना जो कोण है यह डी ओमेगा है, ठीक। आप जानते हैं कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये डी ए इसके त्रिज्या के वर्ग के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो आप लिख सकते हैं डी ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं डी ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो डी ए इजकल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा, कोई नियतांक आप ले लेंगे आर स्क्वायर, और ये नियतांक इजकल टू लिख सकते हैं डी ए बाई आर स्क्वायर। तो यह जो नियतांक है यह घन कोण है, तो डी ओमेगा घन कोण जो है वो डी ओमेगा इजकल टू लिख सकते हैं डी ए बाई आर स्क्वायर। तो यह अल्पांश के क्षेत्रफल के कारण गोले के केंद्र पर बना घन कोण हो जाएगा। अब हम इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण गोले पर बना घन कोण अगर हमको ज्ञात करना है तो इसके छोटे छोटे भागों के कारण बना जो घन कोण होगा सबको मिला करके, यानी कि सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण बना घन कोण अगर ओमेगा हो, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ या संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के कारण गोले के केंद्र पर बना घन कोण ज्ञात करने के लिए हम ये मानते हैं कि इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के कारण गोले के केंद्र पर बना घन कोण ओमेगा है, ठीक है। तो आप ओमेगा बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, तो इस अल्पांश के क्षेत्रफल के कारण गोले के केंद्र पर बना घन कोण डी ओमेगा है, ठीक है। तो अल्पांश के क्षेत्रफल के कारण डी ओमेगा है, तो सबको छोटे छोटे भागों में क्या किया जाए, डिवाइड जो किया गया है उसको जोड़ लिया जाए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। तो ओमेगा इजकल टू डी ओमेगा का जब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर। तो इसके स्थान पर इंटीग्रेशन ऑफ डी के स्थान पर आप लिख सकते हैं 4πr स्क्वायर बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ओमेगा इजकल टू 4πr स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा 4π स्टेरेडियन, यानी कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बना जो घन कोण होता है ये 4π के मान के बराबर। जैसे किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह त्रिज्या के अनुदिश न होकर के त्रिज्या के साथ थीटा अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो इस अल्पांश के क्षेत्रफल के कारण गोले के केंद्र पर बना घन कोण डी ओमेगा हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यह किसी अल्पांश का क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल डी ए इस दिशा में कार्य करेगा, और इससे गोलीय पृष्ठ की जो यह गोलीय पृष्ठ है इसकी जो त्रिज्या है आर, ठीक है, इस जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या है, आर है। यह हमेशा इस पृष्ठ पर लंब रेखा होगी, त्रिज्या इस दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। तो यह त्रिज्या से थीटांश का कोण बनाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके केंद्र पर बना घन कोण डी ओमेगा जो होगा इसका, यानी कि अल्पांश का क्षेत्रफल जो डी ए है इसका त्रिज्या के अनुदिश कंपोनेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्या के दिशा में लिया गया जो कंपोनेंट होगा डी ए का, त्रिज्या के दिशा में लिया गया जो कंपोनेंट होगा वो डी ए कास थीटा, ठीक है। तो डी ओमेगा इजकल टू लिख सकते हैं डी ए कास थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से यह अगर थीटा अंश के कोण बनाता है तो हम त्रिज्या की दिशा में कंपोनेंट ज्ञात करके और डी ओमेगा के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो गोले के केंद्र बना घन कोण हो जाएगा डी ओमेगा इजकल टू डी ए कास थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
आगे हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई दीवार है और उस दीवार में एक खिड़की लगी हुई है, ठीक है। तो समझिए कि उस खिड़की से वायु की जो मात्रा अंदर प्रवेश करती है, उस आने वाली वायु की जो मात्रा है उस मात्रा को कहेंगे वायु का फ्लक्स। उसी तरह से अगर उस खिड़की से प्रकाश आ रहा है तो उसको कहेंगे प्रकाश का फ्लक्स, ठीक है। तो उस खिड़की से यानी कि उस क्षेत्रफल, जो खिड़की का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से आने वाली जो चीज़ें होंगी वह जो चीज़ आएगी उसके फ्लक्स को व्यक्त करेगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्थान पर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है या वैद्युत बल रेखाएं जो हैं समानांतर वैद्युत बल रेखाओं से व्यक्त करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक फ्रेम को, ये फ्रेम मान लीजिए, इस फ्रेम को हम इसमें रख देते हैं, ठीक। ये फ्रेम मान लीजिए हो गया आपका, ये बड़ा सा फ्रेम हो गया जिसका फ्रेम का जो क्षेत्रफल है वह ए है, ठीक। अब इसमें से हम एक अल्पांश का क्षेत्रफल मानते हैं कि ये एक अल्पांश का क्षेत्रफल है, फ्रेम के अल्पांश का क्षेत्रफल डी जो है, जो यह क्षेत्रफल यानी डी के वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, इस दिशा में कार्य करता है डी, ठीक है। तो संपूर्ण फ्रेम का क्षेत्रफल न ज्ञात करके, होते गुजरने वाले फ्लक्स न ज्ञात करके हम क्या करते हैं कि इस क्षेत्रफल में से एक छोटा सा भाग लेते हैं, उस छोटे भाग का क्षेत्रफल डी ए मानते हैं और इस डी ए का जो क्षेत्रफल है यह वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ परिभाषा में लिख रखा है कि किसी समतलीय पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के तल के लंबवत, जैसे ये अगर है इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो इस तरह से फ्रेम हम रखते हैं, तो यहाँ से फ्रेम से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्र के अनुदिश क्षेत्रफल डी ए के गुणनफल के बराबर होगा। तो डी फाई इसको लिख सकते हैं ई इंटू डी। अब देखिए कि इस संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस अल्पांश के क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तो हमने ज्ञात किया है कि डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब इनको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू डी ए का मान यहाँ से रख देंगे ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है, जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू ए यानी कि इस संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश मान के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दूसरे फेज आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए सेकंड केस में कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत बल रेखाओं को समानांतर बल रेखाओं के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समानांतर बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर एक फ्रेम जो है, ये फ्रेम जो है इस तरह से अगर कह दिया जाए कि ये फ्रेम ऐसे है, ठीक, जिसका क्षेत्रफल ए, ठीक। अब इसमें से अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, एक छोटा सा जो भाग है, इसके अल्पांश का जो क्षेत्रफल है यह डी ए इस दिशा में। तो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और इसमें एक क्षेत्रफल जो है, एक फ्रेम रखते हैं जिसका क्षेत्रफल ए है। यह इस फ्रेम का जो क्षेत्रफल है यह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा अंश का कोण बनाता है। तो ये मान लीजिए यह क्षेत्रफल इसके साथ थीटा अंश का कोण बनाता है। तो इस क्षेत्रफल में से एक अल्पांश का क्षेत्रफल मानते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं कि डी ए
एक अल्पांश का क्षेत्रफल है और यह अल्पांश का क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा उसका कोण बनाता है, यानी डी ए की जो दिशा है वो इस दिशा में कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र से थीटांश के कोण पर कार्य करेगा। तो इस अल्पांश के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो अल्पांश का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लिया गया जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल का जो गुणनफल होता है इसको कहते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटांश का कोण बनाता हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब संपूर्ण पृष्ठ के कारण, इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ई इंटू कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या बताएगा आपको, हियर जहां इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को व्यक्त करता है जो आपका ए है। ठीक है, तो इसके स्थान पे आप मान रखेंगे फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, इफ यदि आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें दो मान सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं थीटा का। यदि थीटा इक्वल टू, यानी यह क्षेत्रफल, इसका फ्रेम का जो क्षेत्रफल है यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, तो जब फ्रेम का क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा, दिशा में होगा, तो दोनों के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा e इंटू ए। ठीक है, e वेक्टर e डॉट प्रोडक्ट वेक्टर e। ठीक है, इसी तरह से अगर यह लंबवत हो, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और इसका तल इसके क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में फ्रेम हो जाए, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, तो वो cos 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फ्लक्स जो है इससे होकर के नहीं गुजरेगा। तो एक बार यहां हम लिख सकते हैं छोटे से भाग में कि फाई इक्वल टू ई ए। ठीक है, हियर जहां क्या थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और फाई इक्वल टू हो जाएगा 0, हियर थीटा इक्वल टू 90, cos 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं।